अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक और शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमारे आज के शो का मकसद सरकारी कंट्रोल में चलने वाले इदारों की ज़बूहाली है, बदहाली है। इन इदारों में पीआईए, पाकिस्तान स्टील मिल्स, रेलवे, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो सालाना अरबों रुपए की सब्सिडी इनको मिलती है महज इनको जिंदा रखने के लिए। आज हम खुसूसी तौर पे पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ये मिल 2015 से अमलन बंद है, लेकिन उसके बावजूद हर महीने इस पे अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं और इसके लिए वक्तन फ़वक्तन हुकूमत को भी खुसूसी ग्रांट्स देनी पड़ती हैं। इस हवाले से हमने गुफ्तगू के लिए आज दावत दी है ममरेज़ खान साहब को। ये हैं स्टील मिल के मामलात से इनको बहुत ज़्यादा वाकफियत है, क्योंकि ये कन्वीनर हैं पाकिस्तान स्टील मिल्स स्टेक होल्डर्स ग्रुप के, और इनका अपना एक मखसूस नुक्ता नज़र है। तो इसलिए हम उनको खुशामदीद कहते हैं। ममरेज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला है इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए। आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स 2015 से बंद है, लेकिन उसके बावजूद कोई एक ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक इसको बताया गया कि 839 अरब रुपए के करीब इसके कुल असासे हैं और 2022 में इसने कुछ 7 अरब रुपए का मुनाफा भी कमाया है। तो ये मौजज़ा कैसे हुआ है? बहुत शुक्रिया इम्तियाज गुल साहब। ये मौजज़ा ऐसे हुआ कि पाकिस्तान स्टील मिल के जो ये अकाउंट है, इस बैलेंस शीट को पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि ये मौजज़ा कैसे हुआ। पाकिस्तान स्टील मिल 2015 से नहीं बंद है, पाकिस्तान स्टील मिल 2010 से बंद है। ये जो 2015 से बताया जा रहा है, ये गलत बताया जा रहा है। आप अगर पाकिस्तान स्टील मिल का देखें तो एज ए केस स्टडी अगर हुकूमत इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, ये मिल एक असासा थी, असासा है, और इसको मुलाजमीन असासा थे, असासा है, मगर इसको नुकसान में जाने की वजह वजारत सनत व पैदावार और हुकूमत पाकिस्तान है, क्योंकि वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लगाते हैं, जो इंतजामिया लगाते हैं, वो नॉन प्रोफेशनल्स होते हैं, मनपसंद बंदे लगाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर नहीं करते। और अभी जो ये हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉन प्रोफेशनल है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर नहीं है, मगर इस बैलेंस शीट को अगर आप पढ़ेंगे तो 839 अरब रुपए जो इन्होंने एवेल्युएट की है, इसके एसेट की वैल्यूएशन की है, ये भी कम है, इससे ज्यादा है। जहां तक इस चीज का प्रॉफिट आने का तल्लुक है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो एक 36 नंबर नोट है जिसके ऊपर अदर इनकम है। उस अदर इनकम का अगर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट में कहीं वो नोट मिसिंग है। ये बैलेंस शीटें पढ़ता ही कोई नहीं है। और मैं आपके तवज्जुह से ये कहूंगा कि जिन लोगों ने ये बैलेंस शीट दस्तखत की है, डॉक्टर सैफुद्दीन जुनेजो और दूसरे जो डायरेक्टर साहब हैं, मुनीर के बाना साहब, जरा उनसे पूछे तो सही को बंदा, इसके अंदर पाकिस्तान स्टील मिल के एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव की तो कहीं सिग्नेचर ही नहीं है। और रही जो नोट लिखा हुआ है ऑडिटर्स का जिसने किया है, वो कुछ कह रहा है जी यहाँ पे स्टील मिल क्वालिफाई कर रही है, और उनके ओपिनियन में इन पॉइंट पे क्वालिफाई नहीं कर रही है। उस नोट को भी कोई नहीं पढ़ता। जहां तक इस चीज का तल्लुक है इम्तियाज गुल साहब, ये स्टील मिल गोल्ड माइन थी, गोल्ड माइन है। नॉलेजेबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लगाए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट लगाए। हुकूमत के पास अगर पैसे नहीं है, हमसे बात करें, पाकिस्तान स्टील मिल अपने वसाइल से खड़ी हो सकती है। IMF से किसी से हमें लोन लेने की जरूरत नहीं है। 2005 से लेकर आज तक ये इन्होंने नॉन ट्रांसपेरेंट प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस किया है, जिसके ऊपर 15 अरब डॉलर इस मुल्क के जाया किया गया प्रॉफिट अर्निंग मिल को प्राइवेटाइज करने के लिए, और कोई इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा। और इस सिलसिले में मिल बंद करके 18 अरब डॉलर का इंपोर्ट किया गया है, और जिसकी वजह से मेरी करेंसी पे बोझ पड़ा है, रुपए की वैल्यू कम हुई है। और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर की इजारादारी हुई है स्टील मिल बंद होने की वजह से। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसको नुकसान पहुंचाया गया है, क्योंकि महंगे दामों और वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट वाइबल ही नहीं रहे। हुकूमत पाकिस्तान, ये तीन लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी, वो माफिया जो प्राइवेट सेक्टर के है, और वो हुक्मरान, इनका अगर परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाए एज ए केस स्टडी पाकिस्तान स्टील मिल का, तो ये जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये जो
मुकन्ना और एग्जेक्टिव जो लड़ रहे हैं जुडिशरी के साथ, और जुडिशरी इनको, अगर इन तीनों की परफॉर्मेंस मॉनिटर की जाए तो पता लगेगा कि ये तीनों फाइनेंशियल लायबिलिटी हैं, ये तीनों अपने अपने काम नहीं करते हैं। वो कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में प्राइवेटाइजेशन का कहा, ये तो एग्जेक्टिव की डोमेन है, मगर इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ओमिशन एंड कमीशन। आज तक किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, और वो नजरसानी की अपील जो 2006 में प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने की, वो तो 2012-13 में वापस ले ली गई, और ये आरफ हबीब ग्रुप की भी डिस्पोज ऑफ हो गई। इस रिव्यू पिटीशन को रिस्टोर करते हैं 2018 में आके सुप्रीम कोर्ट, और आज तक उसका फैसला नहीं हुआ। और भाई वो 9 जजों का बेंच था, और मुत्तफिका फैसला था कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ चेक तो करे। 2008-9 में तो वजारत सनद पैदावार ने कहा कि ये मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार है एडमिनिस्ट्रेटर और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। उसके बाद जो लॉसेस हो रहे हैं उसके ऊपर क्यों नहीं चार्ज करते, ये यही क्यों नहीं अप्लाई करते मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल? असल जो इस बिल को तबाह करने वाला है वजारत सनद तो पैदावार है, और दूसरी बात है प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो नॉन ट्रांसपेरेंट 2005 से लेकर आज तक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से अप्रूवल नहीं है, सिंध गवर्नमेंट से जमीनों का एनओसी नहीं है, पाकिस्तान स्टील मिल के एम्प्लॉइज को एतमाद में नहीं लेते। 2009 से 12% शेयर है पाकिस्तान स्टील मिल के एम्प्लॉइज के, ऑडिटेड बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, और आज तक ये एम्प्लॉइज ट्रस्ट फंड में ट्रांसफर नहीं किए गए। ये जो शेयर की वैल्यू 10 रुपए के शेयर की वैल्यू 2005 में 18 रुपए 60 पैसे बुक वैल्यू थी, आज इसकी बुक वैल्यू क्या है? एसेट तो ये बता रहे हैं 839, ये भी बता रहे हैं कि इस साल में 4 रुपए 15 पैसे वैल्यू बढ़ गई, मगर शेयर की बुक वैल्यू क्या है? कितना माइनस में है? क्योंकि जब आपने मिल को प्राइवेटाइज करना है या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना है तो उस वक्त आपने शेयर की वैल्यू पे करना है, शेयर की वैल्यू तो माइनस है। फिर इसको पीआईए के साथ जो है कंपेयर न करें, क्योंकि पीआईए वो सर्विस देती है, ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये वाहिद फौलाद साज अदारा है, इसका मुल्क की इकानमी से इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को इस्तेमाल सप्लाई करना है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को करना है, एग्रोटेक उसको इसने करना है। अगर इस मुल्क को मुआशी बहरान से निकालना है तो उसका रास्ता पाकिस्तान स्टील मिल से निकलता है। हम हुकूमत की मदद करना चाहते हैं। आपने पीटीवी पे मेरा इंटरव्यू भी किया था 2019-20 में, और मैंने ये कहा था कि हुकूमत हमारी बात सुन ले। आज भी मैं ये कहता हूँ, मौजूदा वजीर आजम साहब का कोई और तजर्बा है या नहीं है, वो इंडस्ट्री लोहे की चलाते रहे हैं। अगर ये एक इंडस्ट्री वो नहीं चला सकते हैं तो मुल्क कैसे चलाएंगे? ये इल्जाम तो लगाते हैं इमरान खान साहब पे, मगर उसका इन्वेस्टिगेट नहीं करते। उनके टेन्योर का पब्लिक अकाउंट कमेटी ने एक लेटर जुलाई 2022 में ये भेजा है एफआईए को कि इन्वेस्टिगेट करें 284 अरब रुपए का और 10 अरब रुपए का माल चोरी। आज सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछते क्यों नहीं कि पार्लियामेंट क्या कर रही है और ये एग्जीक्यूटिव क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेट तो करते। यही चीज इमरान खान साहब को मैंने बताई थी कि किबला आपने 11 अरब डॉलर इस मिल को, प्रॉफिट अर्निंग मिल को प्राइवेटाइज करने पे कौम के जाया किए हैं। आज अगर एहतसाब करते हैं मैं आपको 150 अरब रुपए रिकवर करा के देता हूँ एज ए विसल ब्लोअर, मगर उन्होंने भी नहीं किया। इमरान खान साहब बाकी बातें करते हैं, ये तो बताएं उन्होंने बहाली का वादा किया था, उसने किसके कहने पे इसको फिर वही काम किया जो नवाज शरीफ कर रहा था? वो कौन था? आज भी इमरान खान साहब को मैं ये अपील करता हूं कि आप सारे मिलके, इस मिल के जितने शेयर हैं वो सदर पाकिस्तान के थे और उसमें से 12% जो है वो एम्प्लॉइज के हैं। सदर पाकिस्तान अगर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजते हैं, नैब ऑर्डिनेंस वहां चैलेंज हुआ है, मैं साबित करता हूं कि ये सारे फाइनेंशियल लायबिलिटी हैं। इमरान साहब के टेन्योर में जो है नुकसान हुआ है, क्या वो पाक साफ नुकसान है जो नून लीग के टेन्योर में हुआ है, जो पीपल्स पार्टी के हुआ है, जो शौकत अजीज के हुआ है? इस मुल्क की डिक्टेटरशिप और ये जितनी भी डेमोक्रेसी है, दे आर फाइनेंशियल लायबिलिटी सो लॉन्ग इनका पिलर ऑफ स्टेट जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। जी, मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपने तमाम हुकूमतों के भी नाम ले लिए हैं, वज़ीर आज़म के भी नाम ले लिए हैं, तो इसमें अब खराबी कहाँ पे है? बुनियादी खराबी के अदलिया भी उसको हल करने में नाकाम रही है, एक वज़ीर आज़म, दूसरा वज़ीर आज़म, और फिर 2015 से बंद होने के बाद अब मुलाजमीन कितने हैं, माहाना खर्चा कितना उठा रही है पाकिस्तान की अवाम? पाकिस्तान की अवाम के ऊपर इन्होंने जो इस वक्त
लाइबिलिटीज हैं वो तकरीबन को 400 अरब रुपए की हैं, खसारे के अलावा 400 अरब रुपए ये जो हो रही हैं, ये वजारत सनत व पैदावार ईसीसी से वो जो है वो उसको अप्रूव करती है और पैसे टैक्स पेयर पे पड़ रहे हैं। बेनिफिशियरी कौन है? वो प्राइवेट सेक्टर का एक बयानिया बनाया गया। आज अगर मीडिया की बात की जाए तो मीडिया बयानिया बनाता है। मैं मीडिया से अपील करता हूं, हमें सुने। और वो लोग, अब आप देखें, जब इकोनॉमी के ऊपर बात करते हैं तो जनाब वो जो बड़े बिजनेसमैन है वो वहां पे जाते हैं और भाई उन बिजनेसमैनों के सामने हमें बिठाएं, हम हुकूमत की मदद करते हैं, उस मुआशी टीम की करते हैं कि ये मिल भी बहाल हो जाएगी, मुल्क की भी बेहतरी होगी। हमें IMF से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। 2013 में इसहाक डार साहब ने खत लिखा 6 अरब 60 करोड़ डॉलर का IMF को, और उसके अंदर कहते हैं कि मिल ग्लोबल रिसेशन की वजह से नीचे गई है और हम बोर्ड लगाएंगे और इसको फिर प्राइवेटाइज कर देंगे। 3 दिन बाद वजारत सनत पैदावार कह रही है नहीं जनाब, ये मिल इस जगह पे पहुंची है अनचेक्ड करप्शन, इनएफिशिएंसीज, ओवर एम्प्लॉयमेंट एंड ल्यूकवार्म एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टू इट्स रिवाइवल, और 28 अरब रुपया चाहिए। वो 28 अरब रुपया नहीं देते हैं। क्या ये वजारत सनत पैदावार हुकूमत का काम नहीं है कि अनचेक्ड करप्शन क्या है? जिन लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में और इंतजामिया में लगाते हैं उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर किसने करनी है? प्रिंसिपल अकाउंट अफसर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन को पूछता नहीं है। और चेयरमैन पाकिस्तान स्टील 2019 में अब्दुल जब्बार मेमन ने यह बताया था सेनेट कमेटी को कि पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली में सिर्फ ये ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत रुकावट है। अगर ये अगर सीधे हो जाएं ये बिल बहाल हो जाती है। ये प्रॉफिट टर्निंग मिल थी, डेलिबरेटली इन्होंने तबाह किया है, किसी का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई है। हम मदद करते हैं। नैब और FIA ने जितने केसेस किए लोग कोर्टों से बरी हो गए, बेगुनाह तो बरी हो, मेरे पैसे कहाँ गए? पाकिस्तान के अवाम को इस बुरान से निकालने के लिए, ये सियासी बुरान और ये जो मुआशी बुरान है उससे निकलने के लिए एज ए केस स्टडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हम इसका केस पेश करेंगे। मुआशी टीम हुकूमत की आती है, हम इसका केस पेश करेंगे। मीडिया वाले पूछना चाहते हैं, हम डॉक्यूमेंट के जरिए से साबित करेंगे कि पाकिस्तान स्टील मिल और इसका ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स तो एसेट है, मगर इस एसेट को जाया कौन कर रहा है? वो करप्ट माफिया जो ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर और इन हुक्मरानों के साथ। मुझे ये तो पता है ये जितने जलसे जुलूस करते हैं सारा कुछ इनके खर्चे कौन देता है? वो माफिया देता है। इनके एसेट तो बढ़ गए हैं, मेरे ऊपर कर्जे क्यों बढ़ गए हैं? मैं आज भी अपील करता हूँ सदर पाकिस्तान से, मैं चेयरमैन सेनेट से, स्पीकर कौमी असेंबली से, वजीर आजम पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और मीडिया वाले दोस्तों से हम ये मुकदमा पेश करते हैं। खुदा के लिए इस मुल्क को मुआशी बुहरान से निकालना है और पैसे नहीं है, हम पैसों का बंदोबस्त करके देते हैं, आपकी मदद करते हैं, मगर हमें सुनो तो सही, हमारे साथ बैठो तो सही। इसहाक डार साहब, असद उमर साहब, शौकत तरीन साहब, हफीज शेख साहब और बाकी जो भी दोस्त हैं वो इसमें बैठे हैं मुल्क के मफाद के लिए। हम इनकी मदद करते हैं और ये मिल बहाल होती है। आपके तवज्जुह से स्टील मिल का ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स एक एसेट है, लाइबिलिटी नहीं है। आज 2 मिनट के लिए नफा कमाती हुई मिल को क्यों लेके गए थे? इसलिए लेके गए थे कि ये मुल्क जो है इसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना है। मैनिफेस्टो इंटेंट वहां से थी कि 10 रुपए का शेयर की बुक वैल्यू 18 रुपए 60 पैसे थी, इन्होंने 16 रुपए 80 पैसे में बेचा। जब हमने ऑफर किया पाकिस्तान पीपल वर्कर यूनियन और पोस्टल वर्कर यूनियन ने कि जी हम बुक वैल्यू पे लेना चाहते हैं, तो 9 के 9 जजों को उस वक्त वहां से रास्ता मिला था। आज हम हुकूमत को रास्ता देना चाह रहे हैं, आओ। और ये जो आजकल खींचातानी लगी हुई है ना, पाकिस्तान स्टील मिल का एज ए केस स्टडी साफ कर ले, ये सारे एक्सपोज हो जाएंगे। जो इलेक्शन के सिलसिले में अगर देखा जाए तो 1947 से लेकर आज तक सिर्फ 1971 के इलेक्शन फेयर हुए थे सारे इसमें, और उसमें क्या हुआ था? मेरा मुल्क टूट गया था क्योंकि अकलियत ने अक्सरियत को माना नहीं था। आज भी खुदा के लिए मेरे मुल्क के जो हालात हैं, और मैं मुसल्लह अफवाज जो मुल्क के वो नौजवान जो चाहते जिनकी हो रही हैं, मैं उनके लवाहिकीन की तरफ से ये अपील करता हूँ, खुदा के लिए बैठो एक जगह। मुआशी बुरान से जब निकलेंगे तो हमारा ये सियासी बुरान भी खत्म हो जाएगा और इनका परफॉर्मेंस ऑडिट होगा। और ये पैसे जो मैंने रिकवर करने हैं एज ए विसल ब्लोअर, मैं नैब की मदद करता हूँ, वो इस मुल्क के अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। मुझे किसी IMF की जरूरत नहीं है। प्लीज मेरी अपील है मीडिया के जरिए से ये बात पहुंचाएं और इस मुल्क के मसाइल को हल करने की तरफ कदम उठाएं।
चलें जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी तफसील से ममरेज़ खान साहब ने पाकिस्तान स्टील मिल के हालात बताए। उन्होंने इस मिल को बहरान से निकालने के लिए, दोबारा फ़ाल करने के लिए बहुत बड़ी तजवीज़ भी पेश की है, बिल्कुल ऐसी जैसे मलिक बोस्तान साहब जो फ़ॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन के सदर, उन्होंने भी ऑफ़र की हुई है कि हम हुकूमत को पैसे देने को तैयार हैं ताकि इस मुल्क को हम मालियाती बहरान से निकाल सकें। इस तरह के बहुत सारे दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी हैं, लेकिन असल में जिन लोगों ने ये काम करना है, चाहे वो वजारतों के अंदर बैठे हैं, सूबाई वजारतों में या वफाकी वजारतों में, वहाँ कोई मसाइल हैं। जैसे ममरेज़ साहब ने कहा कि माफियाज हैं सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के, जिन्होंने सरकारी इदारों पे एक लिहाज से कब्जा किया हुआ है, उनको तरक्की होने नहीं दे रहे हैं। और यही वजह है कि तकरीबन तमाम सरकारी इदारे इस वक्त मुनाफे की बजाय मुसलसल खसारे में चले जा रहे हैं। कर्जे, लाइबिलिटीज़ उनकी बढ़ चुकी हैं। अल्लाह करे कि ममरेज़ खान साहब ने जो अपील की है वो कोई सुन भी ले। बहुत बहुत शुक्रिया ममरेज़ साहब।